नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महोबा जिले से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, 1 महीने का मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर और हॉट प्लेट भी दिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी करी है और मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया। 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और सिलेंडर उपलब्ध करवाने में इस योजना ने जहां ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया, वहीं न केवल इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा अपितु नारी गरिमा और सम्मान की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। अकेले उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करी थी, जिस पर बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का आरोप है। तब बबलू बीएसपी में हुआ करते थे और पिछले हफ्ते बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी ने रीता बहुगुणा की शिकायत पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वो पत्र है जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि जब प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई तो स्वतंत्र देव सिंह उस समारोह में मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में ये सब कुछ हुआ। उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति भी दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मैं गृह मंत्री से बातचीत करूंगी। जेपी नड्डा आए पिछले दिनों और जब आए थे तो तमाम सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात उनकी हुई थी। उसमें रीता बहुगुणा जोशी का भी एक नाम था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी ने जेपी नड्डा से बातचीत करी और बातचीत का प्रतिफल टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अभी मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है, पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी तो मैंने आपत्ति एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फोन पे बात की। उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करके निर्णय लूंगी, और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी, और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और जब मैंने उनसे अपनी व्यक्तिगत आपत्ति व्यक्त की, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अनिल कैंपुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम विवाद देखने को मिले थे, 4 तारीख से ही लगातार कह सकते हैं कि एक तरह से अखाड़ा खुदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अंतरकलह भी शुरू हो गई थी। उसके बाद जेपी नड्डा आए, जेपी नड्डा से रीता बहुगुणा जोशी की मुलाकात हुई। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी कह रही थी उन्होंने लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जबकि वर्चुअल उनके कई तरह की बातें भी सामने आई थी। अब फिलहाल जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने फैसला लेने में देरी क्यों लगाई। अगर पार्टी का निर्णय था तो पहले दिन लेना चाहिए था, जिस दिन उन्होंने आपत्ति की। जैसे ही ये नियुक्ति हुई थी, उसके तुरंत बाद रीता बहुगुणा ने इसका विरोध दर्ज कराया था और लगातार उन्होंने कहा था कि मैं इस बात को प्रधानमंत्री तक ले जाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो शख्स लगातार विवादित रहा हो, इनके ऊपर आज से नहीं, अगर मैं इनका पूरा इतिहास देखूं तो जो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या में भी हमेशा विवादित रहे हैं। इसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी में जब सरकार थी तो इनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे। फिर इन्होंने रीता बहुगुणा का जो आवाज था वहां पे आगजनी करने का आरोप इनके ऊपर लगा था। उसके कुछ दिनों बाद ये मायावती उससे नाराज हुई थी। मायावती ने इनकी एक मंजिल जब मुख्यमंत्री थी तो उनका धराशायी करने का आदेश भी दिया, पूरी मंजिल की धराशायी कर दी गई थी, और उस दौरान भी इनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो इंसान लगातार विवादित रहा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में कानपुर में एक ऐसा व्यक्ति को पार्टी में
प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था, जिसको दूसरे दिन विवाद हटा दिया गया था, उसको तो तुरंत हटा दिया गया। तो इनको हटाने में इतना विलंब क्यों हुआ, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन रीता बहुगुणा जी से तो एक बड़ी बात है, और लेकिन उनके बाद पार्टी ने सुना। जी, तो क्या ये माना जाए, जिस तरीके की आप बात रख रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हुई उनको पार्टी से निकालने में, तो क्या ये माना जाए कि विपक्षियों की तरफ से लगातार भाजपा को घेरा जा रहा था, उसके बाद ही एक्शन लिया गया? भाई जाहिर सी बात है कि रीता बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी में अब उस समय आई जब उनको कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आई। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये मतलब पुरानी कार्यकर्ता नहीं है, ये वहां पे भी हाल में आई। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कोई आरोप लगा रही है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि फिर, और ये पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे सकती थी, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सामने है, तो पार्टी किसी भी रूप में बिल्कुल। और एक बड़ा कद्दावर ब्राह्मण चेहरा है रीता बहुगुणा जोशी, और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी एंगल से रिस्क लेना चाहेगी। महिला ब्राह्मण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार हो गया है। इस बिल को 17 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हिलाल अहमद नकवी का कहना है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि वो लोग जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें निश्चित रूप से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये कहना निश्चित रूप से चिंताजनक है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन ये जो मसौदा लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वो लोग जिनके 3 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलेगी, ये निश्चित रूप से चिंता जगाती है। अभी जब गरीब अन्न योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, तो उसमें स्वयं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या में से 15 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि इसके लाभार्थी है। तो जहां पर 2/3 जनता पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, वहां पर जब उन लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जब ये जो अन्न दिया जा रहा है ये मिलना बंद हो जाएगा, तो क्या ये भुखमरी नहीं लेकर के आएगी? हमारे जो संसाधन है, चाहे वो जो जल हो, जो सिंचित भूमि हो, कृषि की भूमि हो, इनकी उपलब्धता जो है जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा, हमें इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित करें। और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जो इस पे विचार कर रही है, हमने इसीलिए जनसंख्या नीति लाई। कुल मिलाकर विपक्ष जो है वो हर एक चीज में राजनीति देखता है। विपक्ष का काम ही है उल्टे सीधे सवाल उठाना और अनर्गल तथ्यों के साथ बात करना। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। आपको दिखाएं कि क्या अखिलेश यादव ने किया है वो ट्वीट। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये एक वीडियो भी इस दौरान शेयर किया था अखिलेश यादव ने, और उसमें जिक्र उस वीडियो के साथ में उन्होंने किया कि भाजपा सरकार में शासन प्रशासन द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों और बस्तियों के बाद अब शहरों से भी महिलाओं के साथ सरेआम दुर्व्यवहार किए जाने का समाचार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं भाजपा के समय हुए अपमान को कभी नहीं भूलेंगी। और ये बात उन्होंने क्यों कही है, इसके साथ में एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है अखिलेश यादव ने, और शेयर करते हुए ये ट्वीट तो आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो वीडियो है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट पर शेयर किया है, और उसमें लिखा है कि भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा जा रहा। चलिए मैडम आप चलिए गाड़ी में। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सभी जातियों को साथ कर ही राजनीति को जीता जा सकता है। इसकी सीधी सीधी तस्वीर वर्तमान की सियासत में दिख रही है। कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है तो कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है। हर कोई जात के समीकरण को बिठाने में लगा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
यूपी में सामाजिक न्याय की लड़ाई नई करवट ले रही है, क्योंकि मुलाकात और सम्मेलन अब सिर्फ किसी विशेष जाति को साधने के लिए शुरू हो गया है। जीत के लिए दम लगा रहे राजनीतिक पार्टियों में अब जातियों को लेकर जंग तेज हो गई है। सियासी महासंग्राम से पहले सभी पार्टियां जातीय पासा फेंकने में जुट गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर नजर गड़ाई बैठी है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कोर वोटर्स के बाद ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। तो वहीं यूपी में बेदम दिख रही कांग्रेस में प्रियंका गांधी पूरी तरह से जान फूंकने में जुटी हुई है। इसके अलावा अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी भी पिछड़ी और ब्राह्मण जाति के मतदाताओं को साधने की कवायद में है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण का गणित बहुत अहम माना जाता है। यही वजह है कि कोई पार्टी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है, क्योंकि यूपी की सत्ता में सीट तक का सफर चेहरे और विकास पर नहीं बल्कि जाति पर ही तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 41.5% ओबीसी हैं, जबकि 21% दलित, 18% मुस्लिम और 19% सामान्य वर्ग की जातियां हैं। सभी पार्टियों की पहली प्राथमिकता इस जातीय समीकरण को सेट करने की, क्योंकि कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे यूपी का जातीय समीकरण था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सभी जातियों का साथ मिला था। पार्टी सहयोगियों के साथ मिलकर 325 सीटें जीती थी। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत में गैर यादव ओबीसी का बड़ा हाथ था, जिसकी संख्या यूपी में लगभग 9% है, जबकि यूपी में ओबीसी करीबन 41.5% है, जो यूपी की सियासत में खासा महत्व रखती है। यही कारण है कि सूबे की राजनीति में छोटी पार्टियों के साथ जोड़ तोड़ का क्रम लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी महान दल के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन होने के बाद टूटने की कगार पर है। राजभर लगातार यूपी में पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम को। सभी पार्टियां जातियों को साधने के अलावा यात्रा पर भी उतारू है। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा कर रही है, तो कांग्रेस पदयात्रा की शुरुआत कर चुकी है। बसपा प्रबुद्ध सम्मेलनों की यात्रा में जुटी हुई है, तो भाजपा में आला कमान ही दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा कर रही है। सूबे में सियासी यात्रा के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियां जातियों को साधने की कवायद में हैं। ऐसे में देखना अब ये होगा कि इस जाति की यात्रा से सत्ता की गद्दी तक कौन पहुंचता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज गाजियाबाद के वृंदावन गार्डन में किया गया, जिसमें भारी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसको देखकर सतीश चंद्र मिश्रा गदगद नजर आए। तो इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, साथ ही प्रबुद्ध वर्ग को निशाना बनाते हुए विलुप्तता के कगार पर ले जाने तक के आरोप योगी सरकार पर लगा दिए। तो वहीं आगरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज आगरा में शहीद के परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहीद की वीरांगना ममता रावत और शहीद के पुत्र अभिषेक रावत से मुलाकात भी करी है और सरकार पर निशाना साधा। लेकिन अब इस पूरे मामले में नगर निगम अधिकारी का कहना है कि पुलवामा में शहीद हुए कौशल रावत के परिजनों की मांगे पूर्ण की जा चुकी हैं, सभी मांगे निराधार हैं। मुझे उनसे मिलके ये लगा कि वे बहुत जागरूक हैं और उनकी मांग भी जायज है। ऐसे परिवार के लिए सरकार को तो सब कुछ, सारे खाते खोल देने चाहिए, कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे देश के हर समाज की है। और आज 2.5 साल बीतने के बाद भी जो वादे इनको किए, इन्होंने नहीं मांगा, इनको वादे किए गए,
सरकार के माध्यम से हुए। बीजेपी के वर्कर गाँव में चुनाव के माहौल में आए, उन्होंने किया, और 2.5 साल बाद वो वादे नहीं पूरे कर पाई सरकार, तो स्वाभाविक है, पीड़ित है परिवार। मुझे ये आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और अगर 7 दिन का टाइम है, 7 दिन तक अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक शहीद का दर्द देख के नहीं, जैसे उन्होंने मुझे थाने में पहुंचा दिया गया था, वो मेरी वीडियो देख के नहीं, और उसके चक्कर में परेशान हुए थे, इस चक्कर में वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिहाज से बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जिला स्तर पर ये किया जा रहा है। आज कांग्रेस के इस अभियान का दूसरा दिन है। आज फिर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए। तो और तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि सूबे के अलग अलग हिस्सों में तरीके से आज बीजेपी, माफ कीजिएगा, भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा बुलंद किया है। कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे। तस्वीरें लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर, बाराबंकी, बांदा, प्रयागराज और इटावा की। विदेश की नामी चाय पत्ती कंपनी मोहनी चाय के मालिक के परिवार में फूट पड़ गई है। भाइयों के बीच का विवाद अब थाने तक पहुंच गया। कंपनी के डायरेक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल ने अपने बड़े भाई और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप लगाया। इस मामले में दिनेश चंद्र अग्रवाल ने बड़े भाई रमेश अग्रवाल, भाभी अमिता अग्रवाल समेत कई लोगों पर थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवा दी है। यस बैंक के अफसरों पर भी इस धोखाधड़ी के मामले में शामिल होने का आरोप लगा है। दिनेश चंद्र अग्रवाल का आरोप है कि एमडी रमेश चंद्र ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना दिए बगैर 2 करोड़ 40 लाख का लोन करा लिया, और इतना ही नहीं, इसमें 70 लाख रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर करवा लिए। ये लोन लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कंपनियों को दिए जा रहे राहत के नाम पर करवाए गए थे। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 2 महीने से तीर्थ पुरोहित बारिश और धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों का सरकार के विरोध में भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो विधानसभा चुनाव बहिष्कार किया जाएगा और सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। तीर्थ पुरोहितों ने भगवान केदारनाथ से दोबारा सरकार की सत्ता में न आने का अनुरोध किया। साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने श्राप भी दिया। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ से प्रार्थना की गई है कि इस सरकार को दोबारा सत्ता में न आने दिया जाए। जो सरकार तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ करेगी उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। आज हम इस विषय पे यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। रोज हमारा जुलूस प्रसंग चल ही रहा है और हमें ये लगता है ये सरकार ऐसे नहीं चेतेगी। हम लोग यहाँ लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता देंगे ही देंगे। मेरा यहाँ तक कहना है कि इस सरकार का हम विरोध क्या, हम सीधे चुनाव बहिष्कार करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा भगवान केदारनाथ से अनुरोध है कि भगवान इस सरकार को कभी भी जो है दोबारा नहीं लाए। यही हमारा यहाँ से आशीर्वाद देते हैं, यही हमारा यहाँ से श्राप है। तो यही आशीर्वाद देते हैं और यही श्राप है। कितना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए, देखने वाली बात होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है काम जीरो से? देवस्थानम बोर्ड की अगर बात की जाए, जो आंदोलन है, हंगामा है, वो लगभग 1.5 माह का पूरा कर चुका है और ऐसे में अब जो आंदोलनकारियों का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से पिछले इस्तीफा देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है वो लगातार जारी है और अगर एक कदम और आगे तौर पर आंदोलनकारी जो है उन्होंने साफ तौर पर भगवान केदारनाथ से आग्रह किया है कि वो सरकार को नाबूद करने का
जब उनकी मांग है उनके पास वसूल नहीं लौटा पाती है तो आगे दोबारा सत्ता में नहीं लेकिन ये बहुत बड़ी बात घटित हुई है अजीत, बहुत बड़ी बात घटित हुई है। पुरोहितों ने सीधे तौर पर श्राप दे दिया है। उन्होंने कहा हम बाबा केदारनाथ से कामना करते हैं कि सरकार कभी सत्ता में वापस ही ना आए। दूसरी तरफ आरजी धामी ने एक पहल ली थी कि उन्होंने कहा कि हम जब तक अगली कार्रवाई नहीं होते होल्ड पर डाल रहे हैं। पुरोहित संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? टेबल टॉक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तरह से सरकार का रुख रहा है वो कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुरोहित अपनी बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और सरकार की तरफ से केवल यहाँ पर आते हैं कि हाई पावर की बात मुख्यमंत्री की जब तक कमेटी अपना नहीं सुना देती तब तक सभी के कार्य वहाँ पर रोक दिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से। तो कुल मिलाकर टेबल टॉक करने की जरूर यहाँ पर एक जरूरत हो रही है कि सरकार अगर बात मनवानी करना है तो सरकार को सीधे तौर पर सामने बैठकर बात करनी होगी, तभी आंदोलनकारी का जो पूरा आंदोलन है उसको रोका जा सकता है। आंदोलन एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। सीधे तौर पर चुनाव पक्षपात की बात करते हैं आंदोलन और आगे क्या कुछ वो बड़ा निर्णय लेते हैं इसका भी सरकार को नहीं करना चाहिए और एक बड़ी भूमिका निभाते हुए कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सरकार के सामने नया टास्क है। हालांकि एक कदम आगे बढ़ाया गया था लेकिन उस कदम का कोई रिजल्ट निकलता सामने नहीं आ रहा है। पुरोहितों में गुस्सा बढ़ रहा है और अब आंदोलन उग्र हो रहा है। वक्त यहाँ पर सबसे ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हम आपकी ताकत अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।